हेलो एंड वेलकम। हम लोग अनुभव टेस्ट पर बात कर रहे थे, अनुभव टेस्ट 4 पे। हम लोगों ने हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, आईआर, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी को देख लिया था। इस परिचर्चा में हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्नों को देखेंगे। इस पेपर में ज्योग्राफी से संबंधित कुल 12 प्रश्न हैं। उन्हीं 12 प्रश्नों को हम लोग अपनी इस परिचर्चा में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी परिचर्चा। पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर होगा। यह इसमें एक ग्राफ दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये ग्राफ जो है किस जलवायु प्रदेश को दर्शाता है। निम्नलिखित ग्राफ किसी विशेष स्थान का औसत मासिक तापमान डिग्री सेल्सियस में और औसत वर्षा मिलीमीटर में दर्शाता है। उपरोक्त ग्राफ संभवतः विश्व के निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। देखो, अगर हम इस ग्राफ को स्टडी करें तो इसमें से क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वर्षा जो है गर्मियों में एकदम ना के बराबर हो रही है। कंक्लूजन क्या निकल रहा है? वर्षा गर्मियों में नहीं के बराबर हो रही है। नहीं, एकदम कम है या नहीं के बराबर है। मूलतः वर्षा कहां हो रही है? जनवरी, दिसंबर और नवंबर, अक्टूबर, सर्दियों में वर्षा हो रही है। सर्दियों में वर्षा हो रही है। ये कंक्लूजन इतना तो निकल जा रहा है। अब इतनी विशेषता पे अगर इतना भी कंक्लूजन आप निकाल लिए और बेसिक आपको जो विभिन्न जलवायु प्रदेश हैं उनकी बेसिक विशेषताएं आपको पता है कि कहाँ सर्दियों में वर्षा होगी, कहाँ गर्मियों में वर्षा होगी, कहाँ सालों भर वर्षा होगी, इतनी बातें अगर आपको पता है तो आप आराम से इस सवाल को कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम इस विकल्पों की बात करें तो जो चीन तुल्य जलवायु है, चाइना क्लाइमेट में, इसमें इसकी एक विशेषता है कि इसमें लगभग वर्ष भर वर्षा होती है। ठीक है, थोड़ा वेरिएशन होता है लेकिन वर्ष भर वर्षा होती है। और तापमान के हिसाब से भी जो है ये सुटेबल नहीं रहेगा। ब्रिटिश तुल्य जलवायु में भी वर्ष भर वर्षा होती है और तापांतर, यहाँ पे तापांतर काफ़ी ज़्यादा आपको दिख रहा होगा। अगर हम दूसरा जो एक वर्षा के देख रहे हैं और दूसरा तापांतर देखें तो तापांतर में भी ठीक ठाक अंतर हमें दिख रहा है। तो यहाँ ब्रिटिश तुल्य जलवायु में तापांतर भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, मतलब एक बेहतर क्लाइमेट माना जाता है उसको। सालों भर लगभग एक जैसा टेम्परेचर, बहुत कम वेरिएशन होता है और वर्षा भी सालों भर लगभग एक जैसा होता है। जो भूमध्य सागरीय जलवायु है ना, भूमध्य सागरीय जलवायु को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सर्दियों में वर्षा वाला जलवायु। यहां पे सर्दियों में वर्षा होता है मूलतः, मतलब जो शुष्क ग्रीष्म ऋतु इसकी विशेषता है और आर्द्र शीत ऋतु जो है इसकी विशेषता है। अब अगर हम इसके आधार पर देखें कि भूमध्य सागरीय जलवायु, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस ग्राफ के आधार पर? विकल्प सी, भूमध्य सागरीय जलवायु। इसकी अन्य भूमध्य सागरीय जलवायु कहे जाने के पीछे का तर्क क्या है कि जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर मूलतः जो इसका अधिकांश क्षेत्र विकसित हुआ है ये भूमध्य सागर के चारों तरफ विकसित हुआ है। आप यूरोप के, दक्षिणी यूरोप के विशेषकर देश देख लीजिए। फ्रांस हो गया, इटली, खास करके दक्षिणी इटली हो गया। आप यहाँ पश्चिमी अफ्रीका का जो कुछ पार्ट, पश्चिमी एशिया का जो कुछ पार्ट हो जाएगा वो आपको इस क्लाइमेट के तहत आ जाएगा। जो इजराइल का कुछ पार्ट हो गया, सीरिया का कुछ पार्ट हो गया, तो ये जो भूमध्य सागर के तट पे हैं मूलतः विकसित हुए, इसलिए ये भूमध्य सागरीय क्लाइमेट कहलाता है। ये दोनों ओर, इक्वेटर से दोनों ओर जो है 30 से 45 डिग्री अक्षांशों पर इसका विस्तार हमें देखने को मूलतः मिलता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के अलावा अगर हम इसके विकास की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका में चिली के कुछ पार्ट में दिखेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपको जो कैलिफोर्निया का रीजन है वहाँ पे दिखेगा। जो दक्षिण अफ्रीका है उसमें आपको केप टाउन के रीजन में दिखेगा। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट में दिखेगा। तो पूरे विश्व में विस्तृत दिखता है। यह मूलतः जो है इसका अगर हम निर्माण की बात करें तो ये क्या होता है, इसका निर्माण जो है यह वायु मूलतः इसका निर्माण जो है वो क्यों होता है? वायुदाब पेटियों के स्थानांतरण के कारण। वायुदाब पेटियों के
स्थानांतरण के कारण इसका निर्माण होता है। क्लियर? वायु दाब पेटियों का स्थानांतरण जो है इसका एक प्रमुख कारण है इसके निर्माण का। इसकी एक और खास विशेषता क्या होती है, इस क्लाइमेट में जो है सिट्रिक फ्रूट्स, जो रसदार खट्टे फल हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उपजता है। और आपको पता होगा वाइन प्रोडक्शन में ये जो यूरोप का क्षेत्र है, दक्षिणी यूरोप का क्षेत्र, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अंगूर का उत्पादन हो गया, आपको जो संतरा का उत्पादन हो गया, इस तरह के जो भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं वो काफ़ी उत्पादित होता है इस क्षेत्र में। ये भी एक विशेषता है इसकी। तो इतनी बातों को ध्यान रखें। जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं उनके बारे में बेसिक बातें आपको मतलब पता होनी चाहिए कि अगर वर्षा का क्या स्थिति है, वर्षा कौन से सीज़न में होता है, तापांतर कितना होगा, औसत वर्षा क्या स्थिति है, और प्रमुख जो आपको वनस्पतियां क्या मिलेगी, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। जो भी हम 12 तरह के जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं जिसके बारे में पढ़ते हैं, तो वो बाकी आपने क्लाइमेटोलॉजी में विस्तार से चीज़ों को पढ़ा ही होगा, उसी का एप्लीकेशन जो है हमें क्लाइमेटिक रीजन्स में देखने को मिलता है। क्लियर? जो ये बच गया अपना सवाना तुल्य या सूडान तुल्य जलवायु, इसमें कब वर्षा होता है? इसमें ग्रीष्म में वर्षा होता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, बेसिक आप जो ये 4 जलवायु प्रदेश हैं इसको यहीं के यहीं इसकी विशेष जो महत्वपूर्ण विशेषता है साथ के साथ आप की नोट्स बनाते हुए चल जाइए, तो एक बार क्विक रिवीजन भी हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। यह है आर्कटिक प्रवर्धन, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन में जलवायु प्रणाली के भीतर सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप को प्रेरित करने की क्षमता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी प्रतिपुष्टि तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है? आपके ऑप्शंस हैं टुंड्रा में पौधों की उत्पादकता में वृद्धि, कार्बन पृथक्करण प्रच्छादन में वृद्धि। दूसरा है आर्कटिक वाष्पीकरण में वृद्धि के कारण बादलों का निर्माण अधिक हुआ है जिससे वायुमंडलीय उष्मा प्रतिधारण में वृद्धि हुई है। तीसरा है समुद्री बर्फ के पिघलने के कारण पादप प्लवकों की संख्या में वृद्धि होती है जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। और अंतिम है हिम और बर्फ का आवरण कम होने से सतह के रंग का गहरा होना और सौर अवशोषण में वृद्धि होना। आपसे यही वन लाइनर सवाल है तो पूछा गया है, लेकिन ये अच्छा सवाल है। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आर्कटिक प्रवर्धन होता क्या है। हमने पीटीएस टेस्ट में भी विस्तार से डिस्कशन किया है ध्रुवीय प्रवर्धन और आर्कटिक प्रवर्धन दोनों के बारे में। ध्रुवीय प्रवर्धन या जो आर्कटिक प्रवर्धन कहें हम, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, एक ही तरह की बातें हैं। ध्रुवीय प्रवर्धन कहता है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में ना तापमान की वृद्धि, जो ग्लोबल वार्मिंग के का प्रभाव है वो अधिक दिखता है, वहाँ पे तापमान की वृद्धि अधिक हो रही है शेष विश्व की तुलना में। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये ध्रुवीय प्रवर्धन है। और ये जो है इसी का आर्कटिक के क्षेत्र में, उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में जो हमें प्रवर्धन की स्थिति दिखती है उसको हम आर्कटिक प्रवर्धन नाम दे देते हैं। ये हमें उत्तरी ध्रुव में अधिक दिखता है, उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में आर्कटिक में अधिक दिखता है क्योंकि अधिक लैंड मास के कारण इसका प्रभाव अधिक दिखता है आर्कटिक के क्षेत्र में। क्लियर? ध्रुवीय प्रवर्धन या आर्कटिक प्रवर्धन कहे तो क्या मतलब हुआ कि इसका जो तापमान है, तापमान में वृद्धि अधिक हो रहा है शेष विश्व की तुलना में। दूसरा कह रहा है कि जलवायु प्रणाली के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप। ठीक है, इसको भी समझ लेना है। देखो कि एक टर्म जो ये जलवायु प्रतिक्रियाएं हैं, जो क्लाइमेटिक स्ट्रेस है ना, वे जो जलवायु दबाव हैं उसके प्रति जो प्रतिक्रिया दिया जाता है, उसको जो बढ़ाने का कार्य किया जाता है, जलवायु, इसको ऐसे समझो, जलवायु प्रतिक्रिया जो जलवायु दबाव को, वे मतलब प्रतिक्रियाएं हैं जो जलवायु दबाव को बढ़ा या घटा सकते हैं। जो क्लाइमेटिक स्ट्रेस या क्लाइमेटिक प्रेशर है उसको बढ़ा या घटा सकते हैं जलवायु प्रतिक्रिया। ये दो तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। जैसे जो टेम्परेचर बढ़ाने वाली जो घटनाएं हैं वो सकारात्मक जलवायु प्रतिक्रिया, पॉजिटिव फीडबैक के रूप में आप उसको देख सकते हो। ठीक है, और जो तापमान में कम करने का, तापमान को कम करने का में रोल प्ले करेगा वो नेगेटिव फीडबैक प्रतिक्रियाएं होगी।
दो चीज़ों की अगर आपको समझ होगी तो आप ये आसानी से कर सकते हैं कि ध्रुवीय प्रवर्धन या आर्कटिक प्रवर्धन क्या होता है और जो ये जलवायु प्रतिक्रिया है वो क्या होता है। अब देखो इसके विकल्पों को देखते हैं हम। अब ये यहाँ पे एक और चीज सवाल उठता है कि आर्कटिक प्रवर्धन या ध्रुवीय प्रवर्धन की स्थिति होती क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है कि आर्कटिक जो है शेष विश्व की तुलना में अधिक गर्म हो रहा है। देखो इसलिए होता है कि यहाँ पे क्या हो, आर्कटिक या ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है, बर्फ की चादर होती है और बर्फ का जो एल्बिडो है वो अन्य मतलब क्षेत्रों की अन्य जो सतह है उसकी तुलना में अधिक होता है। तो अधिक से अधिक सूर्य प्रकाश को क्या करता है, ये परावर्तित कर देता है। परावर्तित कर देता है तो तापमान कम रहता होगा, अवशोषण कम हुआ। लेकिन अब जब बर्फ की चादरें पिघलने लगेंगी, बर्फ की चादर पिघलेगी तो समुद्री जल द्वारा अवशोषण किया जाएगा। समुद्री जल द्वारा जो सौर प्रकाश का अवशोषण किया जाएगा वो क्या करेगा, वहां का तापमान को कंपैरेटिवली बढ़ाएगा, अधिक बढ़ाएगा। जो अभी तक हो रहा था उसकी तुलना में वो ज्यादा होगा। अब इस हिसाब से आप देखो जो विकल्प डी है इसको पढ़ो, हिम और बर्फ का आवरण कम होने से सतह के रंग का गहरा होना और सौर अवशोषण में वृद्धि होना, ये इससे रिलेटेड दिख रहा है आपको कि आर्कटिक प्रवर्धन तापमान अधिक बढ़ा आर्कटिक का, क्यों, बर्फ पिघलने के कारण बर्फ का एल्बिडो अधिक होता है तो बर्फ जब तक रहता है तो बर्फ परावर्तित कर देता है सौर विकिरण को। लेकिन जब बर्फ पिघल गया, अगर बर्फ पिघल गया तो अब क्या होगा, बर्फ के पिघलने से ये वाली जो स्थिति है जो अवशोषण है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ओवरऑल जो है ये मतलब पॉजिटिव फीडबैक में सकारात्मक प्रतिक्रिया, जलवायु प्रतिक्रिया के रूप में दृष्टिगत होगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में एक अच्छी समझ रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। देखिए ये एसरेशन रीजन टाइप सवाल है। इसमें पूछा गया है, पहला कथन जो है पश्चिमी तट की तुलना में भारत के पूर्वी तट पर चावल का उत्पादन अधिक होता है। और दूसरा जो कथन दूसरा है, पूर्वी तट ये मैदान पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में अधिक विस्तृत है जो खेती के लिए अधिक भूमि प्रदान करते हैं। देखो अगर हम भारत में चावल उत्पादन की बात करें तो जो पश्चिमी तट की तुलना में भारत के पूर्वी तट पर चावल का उत्पादन अधिक होता है, ये बिल्कुल सही बात है। आप वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु कोस्ट तक चले जाओगे तो चावल का उत्पादन में बहुत बड़ा मतलब जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वो ये जो तटीय मैदान है ये करता है, काफ़ी ज़्यादा प्रमुख भूमिका है इसकी। ठीक, दूसरा वाला देखो कि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में अधिक विस्तृत है। सही बात है भाई, पूर्व आप जो पश्चिमी घाट के बाद जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो काफ़ी कंपैरेटिवली काफ़ी सकड़े हैं। जो पूर्वी तट वाला मैदान है वो अधिक चौड़ा है, अधिक चौड़ा है तो डेफिनेटली कृषि के लिए अधिक भूमि प्रदान करेगा, ये भी बात सही है। दोनों कथन सही है, लेकिन क्या ये कारण है कि चावल खेती के लिए अधिक भूमि प्रदान कर रहे हैं लेकिन चावल के अधिक उत्पादन होने से, अधिक चौड़ा होने से चावल का अधिक उत्पादन हो जाए, ऐसा कोई लॉजिक तो है नहीं। देखो चावल का अधिक उत्पादन होने के लिए कारण क्या है कि यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, पूर्व की ओर प्रवाहित नदियां, उसका जो एलुवियल डिपॉजिट्स है, उसका जो जलोढ़ निक्षेपण है वो प्रवाहित होती है। पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का जो जलोढ़ निक्षेप है वो इसका प्रमुख कारण है। उन जलोढ़ निक्षेपों के कारण जो है जो कृषि के लिए, जो चावल की कृषि के लिए है, बेहतर उपजाऊ मिट्टी मिलती है। तो ये प्रमुख कारण है, ना कि चौड़ा होने से होना जो है पूर्वी तटीय मैदानों का वो प्रमुख कारण है। तो दोनों कथन सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी। इसी तरह का मिलता जुलता सवाल यूपीएससी में पूर्व के वर्ष में पूछ रखा है, इसलिए इस तरह के सवालों पे थोड़ा विशेष ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 35। ये देखिए, ये थोड़ा एनवायरनमेंट से जुड़ता हुआ सवाल है। काला सागर का एक अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र, यूनिक इकोसिस्टम है जो कई पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। ठीक बात। यहाँ गहरे जल में निम्न ऑक्सीजन स्तर के लिए निम्नलिखित में से किसके उल्लेखनीय योगदान होने की संभावना सबसे कम है।
देखो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है सवाल को। आपसे पूछा गया है, आपको इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। बहुत डिटेल में अगर आपको काला सागर के बारे में नहीं भी पता हो तो भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। हालांकि ये चर्चा में रहा है, तो करंट में चर्चा में रहा तो महत्वपूर्ण हो जाता है सवाल। आपसे पूछा गया है कि जो डीप वाटर में निम्न ऑक्सीजन, गहरे जल में जो निम्न ऑक्सीजन स्तर है उसके लिए कौन सा योगदान नहीं करता, योगदान होने की संभावना सबसे कम है। ठीक है, मतलब एक तरह समझो कि जिसका की रोल मतलब काला सागर के क्षेत्र में डीप वाटर में ऑक्सीजन की कमी के में कोई रोल प्ले नहीं करता है, इस तरह से सोचना है। तो बेसिक जो इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो भी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ। अब देखो, आसपास की नदियों से पोषक तत्वों के प्रवाह में वृद्धि से शैवाल प्रस्फुटन को बढ़ावा मिलना, देखो ये तो करेगा ना, ये रोल प्ले करेगा। कैसे करेगा कि देखो नदियों से क्या होगा कि न्यूट्रिएंट रिच पानी आएगा, न्यूट्रिएंट रिच नाइट्रोजन फास्फोरस रिच पानी होगा। उससे क्या होगा कि एल्गल ब्लूम, एल्गल प्रजातियों का बढ़ावा मिलेगा, एल्गल ब्लूम होगा। ये एल्गल ब्लूम के बाद क्या होगा, जब ये इन एल्गीज की मृत्यु होगी तो इसके डिकम्पोजिशन के लिए अधिक ऑक्सीजन चाहिए। बीओडी सीओडी का मांग बढ़ा देगा, ये बीओडी भी बढ़ा देगा, सीओडी भी बढ़ा देगा। अब अगर बीओडी सीओडी बढ़ गया तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला तो रोल प्ले कर सकता है। दूसरा, समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि से ऑक्सीजन की घुलनशीलता में कमी, ये भी देखो कि रोल प्ले कर सकता है कि अगर तापमान, सतह तापमान, अगर जो ठंडा जल होता है वो ज़्यादा डिसॉल्व ऑक्सीजन रख सकता है गर्म जल की तुलना में। ठीक, अगर जल गर्म हो रहा है तो उसकी ऑक्सीजन घुलनशीलता जो है डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होगा उसमें। तीसरा ऑप्शन देखो, बॉस्फोरस जल डमरू मध्य जैसी भौतिक बाधाओं द्वारा भूमध्य सागर के साथ गहरे जल के आदान प्रदान को प्रतिबंधित करना, ये थोड़ा लॉजिकल नहीं लग रहा है। अब देखो बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है, अगर आप देखोगे कि ब्लैक सी को भूमध्य सागर में जो एंट्री मिलता है वो मतलब ये बॉस्फोरस स्ट्रेट के थ्रू मिलता है। मरमरा सागर है वहाँ पे, मरमरा सागर के थ्रू जो है ये जुड़ता है, मरमरा सागर और काला सागर को एक तरह से कनेक्ट करता है बॉस्फोरस। तो बॉस्फोरस जल डमरू मध्य से तो जल का एक तरह से मिक्सिंग होगा ना। काला सागर का जल जो है आपको काला सागर का जल और जो भूमध्य सागर का जल है उनका तो मिक्सिंग होगा। तो इसका कोई लॉजिक बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं लग रहा है कि ये डिसॉल्व ऑक्सीजन को कैसे कम कर सकता है। ठीक, तो ये वाला कथन, यही जो है विकल्प सी हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत रैशनल नहीं लग रहा है। अब देखो कि विकल्प डी जो है, काला सागर की अधिक लवणता वाली निचली परत को कम लवणता वाली सतही परत के बीच उचित मिश्रण ना हो पाना, ये भी कारण है। आपको कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। देखो कि जो हेलोक्लाइन है ब्लैक सी में वो एकदम काफ़ी स्पष्ट है। ठीक है, हेलोक्लाइन समझते हैं जहाँ से लवणता जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। अब ये हेलोक्लाइन अगर काफ़ी मजबूत है, मतलब काफ़ी प्रभावी है, तो इसके कारण क्या होगा कि जो सतही जल और भीतरी जल है उसका इंटरमिक्सिंग बहुत बेहतर नहीं होगा। इसके इंटरमिक्सिंग नहीं होने के कारण जो है जो भीतरी जल है, गहरा जल है, उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है, डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो ये भी एक रोल प्ले करेगा। पूछा आपसे कौन रोल नहीं प्ले करेगा, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। ये है, इसमें पूछ रहा है कि बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में चक्रवातों की कमजोर तीव्रता का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से कौन है। पहला है, अरब सागर में तीव्र पवन के झोंके चक्रवात संगठन को बाधित करते हैं। दूसरा है, अरब सागर का दक्षिणावर्त कोरियोलिस प्रभाव चक्रवाती घूर्णन को बाधित करता है। तीसरा है, प्रमुख रेगिस्तानों से निकटता के कारण अरब सागर में शुष्क हवा का प्रवेश होता है। और चौथा है, अरब सागर की छिछली अनुभिरमिती जल की गहराई उष्मा ऊर्जा की उपलब्धता को सीमित करती है। आपसे पूछा गया है कि सबसे प्रभावी कौन है, कि सबसे प्रमुख कारण कौन सा है जो बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर के चक्रवातों की तीव्रता को कम करता है। देखो
दोनों बंगाल की खाड़ी में भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, अरब सागर में भी आते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिक आते हैं, अरब सागर में कम आते हैं। अरब सागर के जो चक्रवात होते हैं उसकी इंटेंसिटी भी आमतौर पर कम होती है। अब क्यों कम होती है, इसके पीछे चक्रवात होता क्या है? चक्रवात एक टाइप का हीट इंजन समझ सकते हो आप। चक्रवात को हीट इंजन समझ सकते हो, जहां पे कि सेंटर में क्या होता है, एक लो प्रेशर का क्षेत्र होता है और लो प्रेशर हाई टेम्परेचर का क्षेत्र होता है। अब ये जो हीट इंजन है ये काम कैसे करता है, किस मैकेनिज्म पे काम करता है? इसको एनर्जी चाहिए, इंजन है तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलता है? इसको एनर्जी मिलता है जो जलवाष्प की संघनन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, जो संघनन की गुप्त ऊष्मा है ना, उससे इसको ऊर्जा मिलता है। अब देखो इसमें क्या होगा, इस हीट इंजन के स्ट्रक्चर में, कि अगर इसको पवन अगर स्मूथ रहेगा, जो पवन, जो विंड सीयर है, यहाँ पे जो पवन के झोंकों के बारे में कहा गया है कि विंड सीयर अगर स्मूथ है तो ये जो संघनन की हीट ऊष्मा है इसके मतलब समझो कि उस पे बहुत प्रभाव, ये जो पूरा इंजन है इस पे बहुत प्रभाव नहीं करेगा। मतलब इसका विकास जो है, इसका डेवलपमेंट ऊर्ध्वाधर होगा, ठीक। लेकिन अगर ये बहुत प्रभावी है, बहुत मजबूत है, विंड सीयर पवन का झोंका जो है बहुत मजबूत है, तो ये क्या करेगा कि ये जो स्टॉर्म का डेवलपमेंट होगा, पहला जो प्राथमिक स्टॉर्म का डेवलपमेंट होगा, उसको तिरछा कर देगा। तिरछा कर देगा तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ना बड़े एरिया में फैल जाएगा। सीमित जो यहाँ पे अगर ये ऊर्ध्वाधर रहेगा तो इसका जो ऊर्जा है वो कम क्षेत्रों में रहेगा, तो ज़्यादा प्रभावी इंजन के रूप में काम करेगा। लेकिन अगर वही ऊर्जा ज़्यादा विस्तृत क्षेत्रों में फैल जाएगा तो वो बहुत प्रभावी नहीं होगा। और अगर निरंतर विंड सीयर मजबूत रहेगा तो वो चक्रवात के बनने में भी एक तरह से मतलब चक्रवात का निर्माण होने से भी रोकेगा। एक तो निर्माण होगा तो उसको कमजोर बनाएगा, और जो निर्माण होगा उसको निर्माण होने से भी रोकेगा। तो जो पहला विकल्प है यही हमारा सही उत्तर होगा। अरब सागर में तीव्र पवन के झोंके चक्रवात संगठन को बाधित करते हैं, ठीक। समझ लिया हमने कैसे हीट इंजन के रूप में काम करता है। विंड सीयर क्या है कि अगर उस वर्टिकल उसके डेवलपमेंट के लिए वर्टिकल काम करेगा तो छोटे एरिया में जो है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर बहुत मजबूत विंड सीयर होगा तो क्या होगा कि उसको तिरछा कर देगा। तिरछा करने से बड़े एरिया में उस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो बहुत प्रभावी नहीं हो पाएगा। अन्य विकल्पों को देखो, ये जो कोरियोलिस बल वाला इम्पैक्ट है ये बहुत लॉजिकल नहीं है, दोनों में सेम लगेगा। ये जो है रेगिस्तानों से निकटता, इसके कारण क्या होगा कि पवन की शुष्कता एक कारण बनती है, लेकिन ये बहुत प्रभावी कारण नहीं होगा। और ये भी जो है विकल्प डी भी जो है ये भी बहुत मतलब प्रभावी कारण नहीं है। विकल्प ए जो है सबसे प्रभावी कारण है, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। देखिए आप लोग, ये भी एसरेशन रीजन टाइप सवाल है। इसमें पहला कथन जो है, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां सामान्यतः डेल्टा के बजाय ज्वारनदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। और दूसरा है, भ्रंश घाटियों रिफ्ट वैली से बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां तीव्र गति के साथ समुद्र में विसर्जित होती हैं। पूछा गया है आपसे कि वो एसरेशन रीजन में कि कथन कारण सही है और कथन कारण एक्सप्लेन करता है कि नहीं। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों की अगर हम बात करें, एक तो पहले बात की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो है ये आपको एस्चुरी का निर्माण करती है, ये बात सही है, ठीक। पश्चिम की ओर जो प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें तो नर्मदा का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ताप्ती का एग्जाम्पल देख सकते हो। नर्मदा और ताप्ती जो है यूपीएससी ने पूर्व वर्षों में भी पूछ रखा है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है, और जो इसका ये है प्रवाह है, ये डेल्टा में नहीं बल्कि एस्चुरी में, एस्चुरी का निर्माण करता है।
अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, भ्रंश घाटियों में रिफ्ट वैली में बहने के कारण प्रायद्वीपीय नदियों में तीव्र गति के साथ समुद्र में विसर्जित होती है। बिल्कुल सही बात है। ये जो नर्मदा और ताप्ती है ये रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है। रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है। रिफ्ट वैली क्या होता है कि टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण एक तरह का समझ लो कि कैनाल, नेचुरल कैनाल टाइप का बन गया है। तो रिफ्ट वैली में तेजी से बह रहा है। रिफ्ट वैली में कोई रुकावट नहीं है, काफी तेजी से फ्लो होगा। अगर तेजी से फ्लो होगा तो डेल्टा बनने के लिए क्या चाहिए था, कारण मतलब क्या क्या कंडीशन चाहिए था? अवसाद होना चाहिए था, नदी का फ्लो जो है वो काफी स्लो हो जाना चाहिए था, ज्वार भाटों की स्थिति अनुकूल होनी चाहिए था। अब जब नदी बहुत तेज बहेगा तो यहाँ जो अवसाद होगा, समुद्र के किनारे जो नदी धीरे धीरे बहकर, जैसा आप बंगाल की खाड़ी में देखोगे नदियाँ करती हैं, तो धीरे धीरे बहकर वो एक वृहद डेल्टा का निर्माण करेगी। उतना समय रहेगा ही नहीं, वो तेजी से बहेगी, तेजी से फ्लो होगी। दूसरा बात क्या होगा, इनके पास अवसाद भी नहीं रहता है। तो ये दोनों कथन जो है सही होगा। और जो कथन 2 है, कथन 1 का सही एक्सप्लेनेशन है, तो विकल्प ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये तो जो प्रायद्वीपीय नदियां नर्मदा, ताप्ती, रिफ्ट वैली में बहने वाली नदियों की बात की गई। ओवरऑल अगर हम पश्चिमी घाट से जो कुछ नदियां बहेंगी वो भी जो है आपको एस्चुरी का निर्माण करती है। इसके पीछे कारण क्या होगा? एक तो मतलब जो प्रवाह काफी तेज होगा, पहला कारण। दूसरा क्या होगा कि कम डिस्टेंस से आती है तो अवसाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा। तीसरा कारण क्या होगा कि ये कठोर चट्टानों से होकर गुजरती है। कठोर चट्टानों से गुजरती है तो बहुत ज़्यादा जो है निक्षेपण करने के लिए उसके पास अवसाद नहीं होगा, बहुत कटाव नहीं होगा कठोर चट्टानों में, तो अवसाद भी नहीं होगा। तो ये सारे कारण जो है पश्चिम की तरफ जो बहने वाली नदियां हैं उसमें मतलब एक प्रमुख कारण जो पश्चिमी घाट से भी जो पश्चिम की ओर प्रवाहित नदियां हैं वो भी जो है आपको एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का नहीं। ठीक, एक और कारण यहाँ पे हो जाएगा कि ये कम दूरी से प्रवाहित होती है, तो वो भी एक कारण हो जाएगा। क्लियर? आसान प्रश्न था, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित था, बहुत परेशानी नहीं हुई होगी आपको। अगला है प्रश्न संख्या 39। इसमें कुछ कंडीशन दिया गया है और पूछा गया है कि ये कौन सी फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। पढ़िए। बदलते जलवायु प्रारूप के कारण किसान की पारंपरिक फसल अब व्यवहार्य नहीं रह गई है। भूमि में 3 कंडीशन है। पहला, प्रचुर नमी प्रतिधारण वाली गहन और सुअपवाहित मृदा, मॉइस्चर रिटेंशन एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल। दूसरा है संपूर्ण वर्ष सूर्य का प्रचुर प्रकाश। और तीसरा है छोटा और मृदु शीतकाल तथा लंबा और उष्ण ग्रीष्मकाल। पूछा है कि अनुकूलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे उपयुक्त विकल्प होगा। केसर, कॉफी, अंगूर, सेब। आओ देखते हैं। देखो इस तरह के सवाल के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत आप बेसिक आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपके मतलब ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे सवाल पूछा गया है। कहीं किताबों को पढ़ के आप इसको सही नहीं कर सकते। अगर हम केसर की बात करें तो केसर तो हो नहीं सकता। अगर हम भारतीय संदर्भ में केसर कहाँ उपजता है? करेवा सॉइल कश्मीर में। तो ये जो कंडीशन है संपूर्ण वर्ष सूर्य का प्रचुर प्रकाश, छोटा मृदु शीतकाल, ये केसर को सपोर्ट करेगा नहीं। यही चीज़ सेब को भी नहीं सपोर्ट कर सकता है। तो सेब भी नहीं होगा, केसर भी नहीं होगा। बच जाते हैं आपके, एकदम लॉजिकल सोचना है, बच जाता है आपके पास कॉफ़ी और अंगूर। कॉफ़ी के लिए भी जो है ये मॉइस्चर रिटेंशन और वेल ड्रेन्ड सॉइल तो चाहिए, ये जरूरी है। और ये वाला छोटा और मृदु शीतकाल तथा लंबा उष्ण ग्रीष्मकाल, ये तो आप देखोगे अगर हम बात करें जहाँ भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो कर्नाटक के क्षेत्र में उपजाई जाती है, तो वहाँ से ये मिलता जुलता मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशन है कि बहुत लंबा शीतकाल तो हमें देखने को मिलेगा नहीं। तो ये वाला जुड़ जाएगा कॉफ़ी से भी, अंगूर से। अंगूर के बारे में सपोज करो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता है कि अंगूर की खेती के बारे में आमतौर पे जो हम प्रचलित नोट्स किताब पढ़ते हैं वहाँ नहीं रहता है। लेकिन कॉफ़ी, सेब और केसर के कृषि के बारे में तो संक्षिप्त चर्चा की जा रही होती है। अब देखो ये वाला जो विकल्प बी जो है, दूसरा जो स्टेटमेंट है, संपूर्ण वर्ष सूर्य का प्रचुर प्रकाश। कॉफ़ी के लिए एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि कॉफ़ी के जो कॉफ़ी का जो पौधा है उसको सूर्य प्रकाश, तेज सूर्य प्रकाश से बचाना होता है, छाह में रखना होता है, छाह, उसके लिए छाह की व्यवस्था करनी होती है। तो ये वाला जो है कॉफ़ी के लिए तो नहीं होगा, दूसरा स्टेटमेंट जो है, तो कॉफ़ी भी नहीं हो जाएगा। रेस्ट बच गया हमारा ऑप्शन अंगूर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, अंगूर।
ऐसे प्रश्नों के लिए ना फिर से वही सुझाव होगा कि आपकी एकदम अलग से कि अब अंगूर के लिए कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन है, उतना पढ़ के आप नहीं कर पाओगे। आपको बेसिक जो आपने प्रचलित किताबों में और प्रचलित नोट्स में पढ़ा है उसका एप्लीकेशन पे ये सवाल बेस्ड है। उसका एप्लीकेशन आप कितना बेहतर कर पाते हो, बस आपको ये पता होता। पहला और चौथा तो मुझे लगता है अधिकांश स्टूडेंट्स को एलिमिनेट कर सकते थे। अगर किसी को ये पता होता कि कॉफ़ी के लिए प्रचुर मतलब जो सीधे सनलाइट प्रचुर सूर्य प्रकाश नहीं चाहिए, उसको सूर्य प्रकाश से बचाना होता है, तो तुरंत आंसर आ जाता ये। क्लियर? अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। देखिए आप लोग, इसमें है भूवैज्ञानिक महत्व के अलावा बारबर्टन ग्रीनस्टोन बेल्ट का संभावित आर्थिक महत्व भी है। निम्नलिखित में से किस संसाधन का इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से खनन किया जाता है? देखो एकदम फैक्चुअल सवाल है, लेकिन ये करंट में चर्चा में रहा था। करंट में क्यों चर्चा में रहा था कि ये जो बारबर्टन ग्रीनस्टोन है, यहां पे दुनिया का ना सबसे, अभी जियोलॉजिस्ट द्वारा सबसे प्राचीनतम भूकंप के प्रमाण प्राप्त किए गए। 3.3 अरब 3.3 अरब वर्ष पुराना जो है ये पुराना भूकंप का साक्ष्य मिला है। इसके कारण ये चर्चा में था जो बारबर्टन ग्रीनस्टोन बेल्ट है। तो सीधे आपसे नहीं पूछ लिया, आपसे हो सकता है परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि प्राचीनतम भूकंप के मतलब प्रमाण बारबर्टन ग्रीनस्टोन में पाया गया है, प्राप्त किया गया भूवैज्ञानिकों द्वारा, ये किस देश में है या किस क्षेत्र में है, इस तरह का भी स्टेटमेंट बना सकता है। तो आपसे वहाँ उसको हटाकर आपसे पूछ लिया कि इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप देखोगे गोल्ड के लिए ना एक मतलब महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दक्षिण अफ्रीका में ये आता है बारबर्टन ग्रीनस्टोन। और जो ये इसके ग्रीन स्टोन मतलब इसके हरे रंग के कारण इसको ग्रीन स्टोन, बारबर्टन ग्रीन स्टोन कहा गया। एक पहाड़ी है, उसका भी नाम आप ध्यान में रखेंगे, ये मखोंजा पर्वत, मखोंजवा पर्वत, ये जो है ना मखोंजवा पर्वत, ये बारबर्टन ग्रीनस्टोन का मतलब अप्रोक्सीमेटली 40% एरिया, जो लगभग 40% क्षेत्रों पर को कवर करता है। तो इसको भी आप साथ के साथ ध्यान में रखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट मतलब ये हो गया नाम। आपको ये भी एक स्टेटमेंट के तौर पे दिया जा सकता है, या एक फैक्ट काफ़ी डीप फैक्ट पूछा जाएगा तो इसको भी पूछा जा सकता है। देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। किस लिए हाल में चर्चा में रहा? कि प्राचीनतम भूकंप के प्रमाण मिले हैं यहीं बारबर्टन ग्रीनस्टोन बेल्ट से। और मखोंजवा पर्वत जो है मैक्सिमम पार्ट को ये करता है, और सोना के मतलब इसके लिए महत्वपूर्ण है। सोना यहाँ से प्राप्त होता है, सोना की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आधारित है। देखिए आप लोग, ये है ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघों के संदर्भ में, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के संबंध में। इसमें है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ समताप मंडल में लगभग 15 से 25 किलोमीटर की तुंगता पर ध्रुवीय क्षेत्रों में मुख्यतः सर्दी के महीनों के दौरान निर्मित होते हैं। दूसरा है ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ निर्माण की शीतकालीन अवधि के पश्चात ध्रुवीय बसंत पोलर स्प्रिंग के दौरान ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर ओजोन क्षरण का सर्वाधिक गंभीर होता है। ओजोन क्षरण सर्वाधिक गंभीर होता है। और तीसरा है ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ कभी कभी गोधूली संध्या काल ट्विलाइट के दौरान भूस्थल से दृश्यमान होते हैं, जो चमकीले उज्ज्वल रंग प्रदर्शित करते हैं। आपसे पूछा गया है कि ये जो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल है, इसके संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। कितने कथन सही हैं? देखो, अगर आप ओजोन क्षरण के बारे में पढ़ोगे तो ओजोन क्षरण का जो एक प्रमुख कारण बताया जाता है, ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघों को बताया जाता है। मतलब ओजोन क्षरण का सबसे प्रमुख एक कारण जो है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स को बताया जाता है। इन बादलों में क्यों ये मतलब ओजोन क्षरण में कैसे रोल प्ले करते हैं? तो ये रोल इसमें जो है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड होता है।
नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, इससे जो मतलब क्लोरीन प्रेरित जो आपको कह सकते हैं ओजोन क्षरण है, मतलब क्लोरीन प्रेरित ओजोन क्षरण को बढ़ावा देता है। हम एक तरफ से बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए चलते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जिससे कई सवाल और भी पूछे जा सकते हैं। तो क्या करता है ये, क्लोरीन प्रेरित जो है ओजोन क्षरण को बढ़ावा देता है। क्लियर। अब इन बादलों का निर्माण जो है मूल रूप से शीतकाल में होता है। जो दूसरा कथन है आप देखो, ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ का निर्माण शीतकालीन अवधि में होता है। मूल रूप से शीतकालीन में अवधियों में होता है, मुख्यतः सर्दियों में होता है। और समताप मंडल में जो है, ये वाला जो स्टेटमेंट, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है पहला, कि समताप मंडल में 15 से 25 किलोमीटर की तुंगता पर ध्रुवीय क्षेत्रों में मुख्यतः सर्दियों के महीनों में निर्मित होते हैं। ये एकदम सही बात है कि देखो इसका निर्माण सर्दियों के महीने में होता है। और मूल कारण सर्दियों के महीने में होने का क्या है, तो पोलर वर्टेक्स। पोलर वर्टेक्स जो है इसका मूल कारण है सर्दियों में ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल के निर्माण का। पोलर वर्टेक्स क्या होता है कि पोलर वर्टेक्स एक तरह का परिध्रुवीय चक्रवात आप समझ सकते हो इसको। ये जो मतलब इसके कारण परिध्रुवीय चक्रवात होता है, इसके कारण मतलब ध्रुवीय क्षेत्र का तापमान काफी कम हो जाता है। पोलर वर्टेक्स के कारण जो है तापमान ध्रुवीय क्षेत्रों का तापमान कम हो जाता है। ठीक, ये एक टाइप का क्या होता है, परिध्रुवीय चक्रवात होता है जो लगभग मतलब आप समझ लो कि ध्रुवीय क्षेत्र में ऊपरी परिसंचरण के रूप में बना रहता है। ठीक, क्लियर। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखो कि ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ निर्माण की शीतकालीन अवधि के पश्चात ध्रुवीय बसंत के दौरान ध्रुवीय क्षेत्रों में ओजोन क्षरण सर्वाधिक होता है। ऑब्वियसली कि इसका निर्माण जो होता है ध्रुवीय मतलब शीत ऋतु में होता है। तो शीत ऋतु के बाद इसका इम्पैक्ट हमें कब दिखेगा, बसंत में, शीत ऋतु के बाद हमें। ठीक, इसलिए आप देखोगे कि जो अंटार्कटिका पे ओजोन का होल ऑब्जर्वेशन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन कब हमें दिखता है, सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन हमें स्प्रिंग के सीजन में, बसंत ऋतु में ही दिखता है। ठीक है, तो ये वाला सही है। तीसरा भी एकदम बेसिक फैक्ट पे आधारित है कि कभी कभी स्थल से देख सकते हैं चमकीले उज्जवल रंगों के रूप में। ठीक है, शाम को ये दिखता है और वो देखा जा सकता है, इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है जो ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ है। इसका एक और यहाँ जो मतलब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अक्सर एक सवाल मन में उठता है कि जो ओजोन क्षरण है, ओजोन छिद्र जो है अंटार्कटिका में यानी कि दक्षिणी ध्रुव में अधिक दिखता है आर्कटिक की तुलना में, जबकि अधिक लैंडफॉर्म कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। अधिक जो आप ओजोन क्षरण वाली गतिविधियां हैं उत्तरी गोलार्ध में होती है, लेकिन ओजोन क्षरण हमें अंटार्कटिका पे ज़्यादा दिखता है, दक्षिणी गोलार्ध में दिखता है। उसका कारण यही है कि ये जो पोलर वर्टेक्स है ना, पोलर वर्टेक्स दक्षिणी गोलार्ध में अधिक प्रभावी है। पोलर वर्टेक्स अगर दक्षिणी गोलार्ध में अधिक प्रभावी है तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के निर्माण में होगा वो भी कहाँ अधिक होगा, दक्षिणी गोलार्ध में अधिक होगा। यही कारण है कि अंटार्कटिका में अधिक बड़ा हमें छेद दिखता है, ओजोन होल। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, विकल्प सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार ब्रीफ रिकॉल हम लोग फिर से कर लेते हैं कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स क्या होता है। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ओजोन क्षरण में। क्यों ओजोन क्षरण में भूमिका निर्वहन करते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और नाइट्रिक एसिड के कारण क्या होता है, जो क्लोरीन प्रेरित क्षरण है उसको बढ़ावा मिलता है। कहाँ बनता है, तो ये मतलब जो समताप मंडल में 15 से 25 किलोमीटर के तुंगता पर पाया जाता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में मूलतः सर्दी में बनता है। पोलर वर्टेक्स के कारण इसका निर्माण होता है। पोलर वर्टेक्स एक प्रकार का क्या है, परिध्रुवीय चक्रवात है। पोलर वर्टेक्स का प्रभाव जो है वो कहाँ हमें दिखता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में अधिक दिखता है। दक्षिणी गोलार्ध में पोलर वर्टेक्स का प्रभाव अधिक दिखने के कारण क्या होगा कि जो दक्षिणी गोलार्ध यानी कि अंटार्कटिका में है वहां पे हमें जो है ओजोन छिद्र अधिक दिखेंगे। क्लियर, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। देखिए,
इसमें नदी प्रणालियों द्वारा निर्मित भू आकृतियों के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सा कथन सही है। देखो, अगर हम नदी के स्ट्रक्चर की बात नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की बात करें तो हम इसको बेसिकली 3 पार्ट में बांटकर हम देखते हैं कि युवा अवस्था में नदियां कौन सा स्थलाकृति निर्मित करती है, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में भी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, जलप्रपात, ये जो है आपको युवा अवस्था में बनाती है। जो प्रौढ़ा अवस्था है उसमें आप देखोगे कि ये जो अधिकांश स्ट्रक्चर जिसकी चर्चा की गई है यहाँ, गोखुर झील, जलोढ़ पंख, तटबंध आदि, ये आपको प्रौढ़ावस्था में भी की जाती है और वृद्धावस्था में भी की जाती है। वृद्धावस्था में आप देखोगे बाढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान, तटबंध, डेल्टा, ऐसे भी स्ट्रक्चर निर्मित होते हैं। क्लियर? अब आते हैं एक एक स्ट्रक्चर पे। जो गोखुर झील, पहला क्या है, ऑक्सबो लेक के बारे में। गोखुर झील का निर्माण तब होता है जब नदी की मुख्य धारा से विस्तृत विसर्प पृथक होकर झील का रूप ले लेता है। देखो, जब नदी में जल की कमी होती है ना, तो नदी के जो दूसरा पार्ट है, जो प्रौढ़ा अवस्था का फेज है नदी का, तो वहां विसर्प बना के ऐसे ऐसे चलता है, आप समझ लो एस आकृति में। ठीक, फिर जब नदी में मतलब विसर्प बना के चलता है, फिर जब नदी में जल बढ़ता है बाढ़ के टाइम में, तो ये क्या होता है कि ये फिर सीधे चलने लगती है। इसके कारण क्या होगा कि कई बार ये जो विसर्प बनाकर जो चल रहा था, तो इसके कारण यहाँ पे अगर अवसादों का डिपोजिशन हो जाएगा तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। और ये एक मतलब लंबे टाइम में क्या होगा, नदी से दूर एक प्रकार के अवसादों से बाउंड्री हो जाएगी उसकी, तो नदी से दूर एक प्रकार का मतलब लेक के फॉर्म में बंध जाएगा। ठीक है, और ये जो लेक के फॉर्म में बंधेगा, इसको मतलब ये जो मवेशियों के खुर के, इसी से नाम ये निकला है ऑक्सबो लेक, तो उसके आकृति का दिखता है। गंगा नदी में अगर हम देखें तो गंगा नदी का जो मध्यवर्ती पार्ट है, आप यानी कि जो पूर्वांचल का क्षेत्र, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में देखोगे तो वहाँ आपको कई सारे गोखुर झील दिखते हैं। सबसे बड़ा गोखुर झील जो है बिहार के बेगूसराय में कंवर ताल है। आप कंवर ताल ये जो है इंडिया का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है। तो ये भी एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे। कहाँ बनता है ये? जब नदी के प्रौढ़ा अवस्था में, जब नदी विसर्प बना के चलती है तो अलग अलग इस तरह से जिगजैग, आप समझ लो ऐसा आकृति बनाते हुए चलती है। फिर जब नदी में पानी अधिक आएगा तो फिर वो अपने मुख्य पाथ से चलने लगेगी। ऐसे में लंबे टाइम में क्या होगा कि जो ये अलग जल आकृतियां रहेगी वो धीरे धीरे अवसादों के कारण पूर्णतः अलग हो जाएगी, तो ऑक्सबो लेक बन जाएगा। दूसरा आओ, तो ये कथन सही है। दूसरा आओ जलोढ़ पंख, एलुवियल फेन्स के बारे में, जो सामान्यतः पर्वतीय अग्रभागों के उच्च ढाल वाले क्षेत्रों में निर्मित होते हैं, जहां नदियां तीव्र ढाल वाली घाटियों से निकलकर समतल मैदानों की ओर प्रवाहित होती है। जब नदियां जो है जो पर्वतीय क्षेत्र में, तो अपर्दन काफ़ी तेज होता है, काफ़ी अधिक होता है, क्योंकि उनकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज होती है नदियों की। जब पर्वतीय भाग से निकलने लग के मैदानी भाग में प्रवेश करने लगती है नदियां, तो वहां पे क्या होगा कि गति कम हो जाती है। गति कम हो जाएगी तो जो ये अवसाद हैं, अब उसको ढोने में वो सक्षम नहीं रहेगा, और इन अवसादों को जो है मतलब एक तरह से पर्वतीय क्षेत्र में, जहां से आप समझ लो मतलब कनेक्शन होगा उसका मैदानी भागों से, वहां पे उसको डिपॉजिट करने लगेगा, और इस तरह से एक अर्धवृत्ताकार पंखाकार आकृति बनेगी जो जलोढ़ पंख कहलाती है। ठीक, तो ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट जो है तटबंध। तटबंध क्या होता है कि जैसे नदियां बह रही है, बाढ़ के कारण, मान लो ये नदी बह रहा है, बाढ़ के कारण जब नदी इधर मतलब बाहर भी बहने लगती है, फिर जब पानी कम होगा तो क्या होगा कि नदी के जो बड़े अवसाद होंगे ना, वो इस पे मतलब एक तरह से डिपॉजिट होने लगेंगे इस तरह से। लंबे टाइम में क्या होगा कि ये तटबंध ऊंचा होता जाएगा। ठीक है, और ये एक तरह से प्राकृतिक सुरक्षा का काम करेगा। नाम ही है तटबंध। तटबंध मतलब नेचुरल तटबंध है कि नदी का जो है मतलब एक तरह से प्राकृतिक रूप से सुरक्षित करेगा बाढ़ वगैरह से लंबे टाइम में। क्यों? क्योंकि नदी के अवसादों से ही ये निरंतर जो है ऊंचा होता जाएगा
अगर हम तटबंध की एक और विशेषता की बात करें, ये वही बात देखो, तटबंध प्राकृत दीवारें हैं की तरह होते हैं जो बाढ़ की घटनाओं के दौरान जल को बाढ़ क्षेत्र में प्रवाहित होने से रोकने के लिए नदी के किनारे निर्मित होते हैं। सही बात है, निरंतर अवसाद से ये ऊंचा हो जाएगा तो बाढ़ के पानी को रोकने का काम करेगा। अगर हम तटबंध की एक और विशेषता की बात करें तो इसका ढाल जो है ये काफ़ी तेज होगा नदी के तरफ और मंद होगा नदी से दूर बढ़ने पर। ये भी एक तटबंध पे अगर आधारित एक सवाल पूछे आपसे तो इस तरह से इसका ढाल जो है नदी की तरफ मंद होगा, नदी से दूर जाने पर मंद, नदी की तरफ तेज होगा, नदी से दूर जाने पर मंद हो जाएगा। विकल्प सी जो है आपका, तीनों कथन सही है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये ज्योग्राफी से तो प्योरली नहीं है, थोड़ा करंट अफेयर्स और थोड़ा आपके जनरल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। ये आपको एक सिचुएशन दिया गया है और उसमें पूछा, काल्पनिक रूप से मान लें कि हाल ही में जल के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट से दक्षिण चीन सागर में एक नए द्वीप का निर्माण हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन इस परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए विश्व मानचित्रों के अद्यतनीकरण में सबसे अधिक प्रत्यक्ष रूप से शामिल होगा? ऑप्शंस हैं आपको, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन, यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र और संयुक्त राष्ट्र मानचित्रण अनुभाग। देखो, अब ऐसे सवाल के बारे में मतलब एकदम से पढ़ के तो आप तैयार नहीं कर सकते हो। फिर से एक सजेशन है, आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो, यूनेस्को साइट का तो कुछ लेना देना, यूनेस्को जो विश्व धरोहर केंद्र है ये क्या करेगा मानचित्र वानचित्र बनाने में, कोई बहुत ज़्यादा ये लग नहीं रहा है। जो विश्व मौसम संगठन है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी कोई रोल बहुत लॉजिकल नहीं समझ में आ रहा है। आपका ध्यान जा सकता है संयुक्त राष्ट्र मानचित्रण अनुभाग पर, ये नहीं होगा उत्तर। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशंस कार्टोग्राफिक मतलब सेक्शन है, ये इसका काम है, ये एक तरह से दिशा निर्देश देता है और मतलब गाइडेंस प्रोवाइड करता है, सुझाव एडवाइस प्रोवाइड करवाता है यूएन की अन्य सभी एजेंसियों को मानचित्र निर्माण के संदर्भ में। इसका काम है। जो ये यूनाइटेड नेशंस कार्टोग्राफिक सेक्शन है, इसका मूल काम क्या है कि ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है इस तरह का यूएन की अन्य एजेंसियों को मानचित्र निर्माण के संदर्भ में। लेकिन ये सवाल जो है मूलतः किससे जुड़ रहा है? मूलतः जुड़ रहा है कि जलीय क्षेत्र में ये जो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है, IHO है, वो ये काम करता है। IHO का मूल काम, अब देखो ये सवाल जो है मतलब अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो बहुत पाप नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी सीख लेते हैं हम। अगर ये IHO का जो मूल काम है, ये पूरे दुनिया में सागर, महासागर, झील, नदी में जो नेविगेशन और उससे संबंधित जो डिटेल है ना, वो काम करता है। तो अब अगर कोई नया जल में कोई नया द्वीप कुछ भी ऐसा बना तो नेविगेशन को करने के लिए उसके बारे में पूरी जानकारी जो है सबसे पहले कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, किसके द्वारा रिफ्लेक्ट होगा? तो IHO द्वारा रिफ्लेक्ट होगा। ठीक, तो एक बार आप थोड़ा सा ना IHO के बारे में थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, गूगल भी कर लीजिएगा, कंस्ट्रक्टिव यूज़ करिए गूगल का, ताकि कुछ और अंडरस्टैंडिंग आपकी बन पाए। अब देखो, ये जो सवाल पूछा गया, अब इसके पीछे सवाल रैंडम नहीं है, सवाल आपके लिए मतलब थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, लेकिन रैंडम नहीं है। करंट अफेयर्स में कुछ घटना घटित हुई, उसी से जोड़ के पूछा गया। आप देखो कि नवंबर 2023 में ना प्रशांत महासागर में जापान के पास आपको एक नए द्वीप का निर्माण हुआ, सबसे मतलब लेटेस्ट द्वीप का निर्माण हुआ। तो ये घटना करंट में चर्चा में थी, उसी से जोड़कर एक आपसे सवाल मतलब आपके ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पर सवाल पूछ लिया गया। तो ये काम कौन करता है? IHO करता है। IHO जो है कुछ फैक्ट है बेसिक, 1921 में स्थापित हुआ है। यूएन में इसको पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। 99 सदस्य हैं इसमें और भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, जो इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट है, इंडियन INHD है, वो भारत की ओर से इसमें भारत का रिप्रेजेंटेशन करता है IHO में। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य जैसा कि मैंने बताया, नेविगेशन की सुरक्षा प्राथमिक उद्देश्य है। महासागरों, समुद्री क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, झीलों और नदियों की भौतिक विशेषताओं के माप विवरण के साथ साथ समय के साथ इसमें परिवर्तन से भी संबंधित है। समझ गए? इसीलिए ये IHO से जुड़ा हुआ है। क्लियर? अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न, ये हमारे जो ज्योग्राफी खंड है उसका संभवतः अंतिम प्रश्न है। तो ये भी एकदम फैक्चुअल सवाल है। इसमें आपको कुछ मतलब भारत की जो भारत के भूगोल से संबंधित है। इसमें 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल है। ये किसको किसको विभाजित करता है उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है और आपको मिलान करना है। तो अभी देखो कि लक्षद्वीप वाला लक्षद्वीप मालदीव वाला जो ये हुआ विवाद रहा थोड़ा सा, उसके बाद जो है मतलब ऐसे तो जनरली भी पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे है, लेकिन सवाल संभवतः इसी कारण जो है ये एक तरह से नज़र में आ गया, तो इससे संबंधित प्रश्न बना दिया गया है। बेसिक फैक्ट पर आधारित है। आप जो 10 डिग्री चैनल है ये किसको जो कनेक्ट करता है? 10 डिग्री चैनल कनेक्ट करता है आपको अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अंडमान और निकोबार के बीच है ये, ठीक है। जो 9 डिग्री चैनल है ये आपको ये जो लक्षद्वीप द्वीप समूह और मिनिकॉय है इसी को ये करता है। जो विकल्प बी है आपका ये सही मिला हुआ है। 9 डिग्री जो है मुख्य लक्षद्वीप द्वीप समूह और मिनिकॉय को। जो 6 डिग्री चैनल है, 6 डिग्री चैनल आपको इंडोनेशिया और मतलब जो इंडिया है, इंदिरा पॉइंट इंडिया जो आपका पहला ये है, इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है, और इंडोनेशिया को अलग करता है, ठीक है। और जो 8 डिग्री चैनल है वो आपको मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। तो इस हिसाब से ए का हो गया 4, तो ये हट जाएगा, बी का हो गया 2, विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बेसिक फैक्ट्स है, आप याद रखिए। जो अक्षांश रेखाओं का अलग अलग अक्षांश रेखाएं हैं, ये 10 डिग्री, 9 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री, ये किसको किसको अलग करता है, बेसिक एकदम आधारभूत तथ्य पर आधारित है। तो ये था हमारा अनुभव का डिस्कशन, ठीक है। इसमें हम लोगों ने विस्तार से विभिन्न विषयों के बारे में बात किया। जो शेष खंड बचे हैं वो अन्य एक्सपर्ट द्वारा इस पे विस्तार से चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो चलिए, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी तैयारी को इसी तरह से जारी रखिए और जुड़े रहिए निरंतर। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।